बच्चों, आज हम पाठ 3.3 जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। इसके लेखक है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में स्थित वजीराबाद गुजरावाला में 23 नवंबर सन 1914 ईस्वी में हुआ। उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में उनके कई उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्महत्या कथा का 16 से ज़्यादा भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। लघु कथा अन्नदाता पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के लाल नाम से फिल्में भी बनाई हैं। इनके द्वारा लिखी गई कई कहानियों पर फिल्मों का निर्माण भी हुआ। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 8 मार्च सन 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। संकलित कहानी उनके कहानी संग्रह फूल और पत्थर से ली गई है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ का मतलब आंधी। सिक्रेटेट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यह क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोले भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहराते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने आश्चर्य से कहा। दरख्त को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। मुश्किल क्या है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला। मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला। हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करते हुए कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। इसका पेड़ को हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया।
उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम का जवाब आया, हम मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। यद्यपि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था, कई लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि इतना तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लवारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसी सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को कटवाने का सुझाव देते हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिससे फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काटकर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच में से अर्थात धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट की। यह ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले से ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझाता हूँ। अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाला तो उस प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए बताया, अब मामला ऊपर चला गया। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगा फूल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगी हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने
चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में एक अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर मुशायरे का वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिनके साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी गज़लों को दुरुस्त करने पर मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक शायर है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे शायर को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय एक गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या उपनाम रखते हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसकी कविता संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इकरार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ उफ, कैसी भूल हो गई। हमसे कितना बड़ा शायर और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी नहीं, एक दरख्त पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कहराकर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और आंखों में मालूम होता है कि वह घोर पीड़ा और यातना में पड़ा है। हम ये नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम यहाँ तक तो नहीं कर सकते हैं। अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वही कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, शायर रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश हुआ। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सवेरे तक किसी न किसी तरह जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनके पेड़ कटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार
हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर ये एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटूनिया सरकार हमारे राज्यों को कितनी सहायता देती है। क्या उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री के दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला लेंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास गया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। मगर शायर का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थी और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। मुकम्मल मतलब पूर्ण हो चुकी थी। बच्चों, इस पाठ का जामुन के पेड़ का कहानी का सारांश इस प्रकार है। कहानीकार कृष्णचंद्र द्वारा लिखित जामुन का पेड़ नामक कहानी में सरकार तंत्र की लचीली एवं लचर व्यवस्था और व्यंग्यात्मक तथा शासन प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह कर खड़ा कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट के आंगन में उगा हुआ विशाल जामुन का पेड़ रात्रि में तूफान के कारण गिर पड़ता है और उसके नीचे एक आदमी जो शायर था दब जाता है, और प्रातः होने पर चौकीदार ने सर्वप्रथम देखा उस आदमी को अकेले नहीं निकाल सकता था। दया करके वह वहाँ के अधिकारी सेक्रेटरी के पास पेड़ में दबे हुए व्यक्ति की जानकारी दी। इतना करते करते लगभग 11 बजे प्रातः का समय हो गया। कार्यालय के सभी कर्मचारी आ गए। वे केवल सभी देख रहे थे, उस आदमी को बचाने का प्रयास नहीं किए। माली व चपरासी ने कहा कि सभी मिलकर इस पेड़ को उसके ऊपर से अलग कर सकते हैं, परंतु कुछ लिपिक आदि कर्मचारी कामचोर निकले, उन्हें मेहनत न करना पड़े, इसलिए उन्होंने बहानेबाजी करते हुए वहाँ से खिसक गए। अंत में लिपिकों के द्वारा पेड़ को काटकर उसे निकालने का निर्णय किए जाने पर तथा कार्यवृत्त होने को तत्पर देखकर सेक्रेटरी महोदय उन्होंने मना कर दिया। यह मामला वन विभाग, वे सभी एक दूसरे अधिकारी को जवाबदार होने को खोजते रहे। 2 दिन का समय गया। वन विभाग वे सभी दूसरे अधिकारी को जवाबदार होने को खोजते रहे और समय निकलता गया। उसकी फाइल उस ऑफिस से उस ऑफिस घूमती रही। किसी ने अपना उत्तरदायित्व नहीं समझा, बल्कि वे लोग पेड़ को न काटकर उस व्यक्ति को ही काटकर निकालना चाह रहे थे, जिसके लिए सर्जरी विभाग आदि सभी उपस्थित हो गए। वह पेड़ इसलिए हटाया जा सकता था क्योंकि पड़ोसी राजा के द्वारा आरोपित किया गया था। उसे काटने पर सरकारी तंत्र को दोनों देशों के संबंध में दरार आ सकते थे। जब अंत में प्रधानमंत्री द्वारा अपनी जवाबदारी में पेड़ काटने का आदेश दिया गया, तब तक उस दबे हुए आदमी के प्राण निकल चुका था। हमारे देश की लचर व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया। धन्यवाद।